हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम शुभम महाजन। और यार वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। बड़े दिन यार ये बारिशों से लेकर अभी तक ना मेरी ये बीमारी ने ही ले लिए। ठीक है, माफ़ करना यार, आपकी वीडियो कंटिन्यू नहीं रही है। तो देखिए आज का क्या टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। हमने पहले भी एक किए 25 क्वेश्चन किए, अब ये उसकी कंटिन्यूड वीडियो है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरी है कि वहाँ पे अगर जब एग्जाम होंगे वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा हमारे आर्टिकल 32 के ऊपर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वो तो आपको पता ही है, अगर आपने पुराने क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, पुराना पेपर अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे रिसेंटली जो हमारा केएस का प्री एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी हमारा ये आर्टिकल पूछा गया था। आर्टिकल 32 के बारे में पूरी तरह से पूछा गया हुआ था। तभी मैंने सोचा कि एक और इसकी वीडियो जो है बनाई जाए। ठीक है, आर्टिकल 32 करके जाना यार बड़ा ज़रूरी है ये। ठीक है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब हमारे जो BR अम्बेडकर साहब थे ना, उन्होंने क्या कहा था 32 आर्टिकल को डिफाइन करने के लिए। देखो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और आपको ये भी पता है कि फंडामेंटल राइट्स जब आपके छीने जाते हैं तो क्या होता है, आप उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 32 है ना, ये राइट है उनके लिए। आपके पास तो है ही है, बट ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए राइट्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, रिट्स लगा सकते हैं। ठीक है, रिट्स लगा सकते हैं किसी भी जुडिशियल या काजी जुडिशियल बॉडी या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ऊपर। और उन्होंने BR अम्बेडकर जी ने कहा था, ये चीज दिमाग में रखना, क्या पता एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है, कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए जो राइट है ना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए राइट जो है वो खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, क्या कहा गया, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को जो बचाता है ना, जो राइट फंडामेंटल राइट्स को बचाता है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। तभी उसको फंडामेंटल राइट्स में डाला हुआ आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। तो 5 तरह की रिट्स हैं, वो आपको बता देता हूँ। हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सैरिटोरी और प्रोहिबिशन। ठीक है, 5 तरह की रिट्स हैं, हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सैरिटोरी और प्रोहिबिशन। हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ये यूनिवर्सल रिट है। हीबियस कॉर्पस जो है ना, यूनिवर्सल रिट है, हर कंट्री की कोर्ट में है ये हीबियस कॉर्पस। ये भी क्या पता एग्जाम में पूछा जाए। चलिए अब आगे करते हैं आज का शुरू सेशन। हम चलिए देखा, ये पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सैरिटोरी के ऊपर ही आ गया। द रिट ऑफ सैरिटोरी इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये होता है मैंडेमस। ठीक है, जो हमने डी ऑप्शन किया है ना, ये आता है मैंडेमस रिट के ऊपर। तो इसका ये चीज याद रखना, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा कि ये इंफीरियर कोर्ट को बताया जाता है कि आप जो केस कर रहे हो, आप जो केस जो आपने पकड़ा हुआ है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हिदायत देती है कि वो केस जो है अब मेरी निगरानी में आ गया, आप वो केस मेरे को पेंडिंग कर दो, मतलब मेरी तरफ जो है ट्रांसफर कर दो वो। ठीक है, ये चीज याद रखना इसके बारे में। और एक चीज याद रखना, यहां पे जैसे लिखा हुआ ना इंफीरियर कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट, ये तो हमें पता ही है कि इंफीरियर कोर्ट जो इनके नीचे जो कोर्ट्स आती होंगी उनके ऊपर तो ये लगेगा। बट एक चीज याद रखना, 1991 की जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी ना, ठीक है, जो 1991 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी, उसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब से जो सैरिटोरी रिट होगी ना, वो तो कोर्ट्स के ऊपर लगे ही लगेगी, उनके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो होंगी ना, उनके ऊपर भी ये रिट लगेगी। ठीक है, चलिए हो गया ये। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। Which of the following features of the fundamental rights under the Indian Constitution is not correct? They are, इन्होंने पूछा है not correct। सबसे पहले तो दे आर 6 इन नंबर्स, बिल्कुल ठीक है ये। दे आर जस्टिफाइएबल, मतलब कि आप इसके लिए कोर्ट्स में जा सकते हो। और ये ऑर्डिनरी लॉस के ऊपर है,
कोई भी लॉ अगर आता है, जैसे कोई भी लॉ आपका आ रहा होगा, जैसे मैं आपको उसी की एग्जांपल देता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी की देता हूँ। पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पार्ट था ना फंडामेंटल राइट्स में। अगर जैसे गवर्नमेंट कोई वहाँ पे लॉ लाती है कि क्या होता है कि आपकी जगह जो है यहाँ से तोड़ दी जाएगी और इसके ऊपर क्या बना दिया जाएगा, हाईवे। पहले क्या करते थे, लोग अड़ जाते थे, लोग कहते थे कि नहीं हम जगह नहीं देंगे, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बट अब उसको हटा दिया गया हुआ है। इसका मतलब कोई भी अगर लॉ आता है, अगर उसमें आपके फंडामेंटल राइट अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आप उसमें क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट में केस कर सकते हो। तो ये एब्सोल्यूट जो है ना, ये नहीं आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने पूछा था विच इज नॉट करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे। Which of the following is human right as well as fundamental right under the Constitution of India? देखिए इसका ऑप्शन पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और एक चीज याद रखना, जो राइट टू एजुकेशन है ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है ये हमारी, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटी भी है ये। तभी इन्होंने पूछा कि ये फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ ह्यूमन राइट भी है। मतलब कि जैसे आपके पेरेंट्स का कर्तव्य होगा, आपने अपने बच्चों को जो है एजुकेशन देनी है। फिर गवर्नमेंट का भी ये जो है कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का भी वहाँ पे पूरी तरह से पॉलिसी है कि उन्होंने भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फिर अगर आपको कोई एजुकेशन नहीं दे पा रहा है तो आप उसके लिए केस भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना आप, केस जो है आपने उसी के अंडर करना ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही। तो ये तभी हमारे तीनों आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर इंजॉयड बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया? सबको पता होगा इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें पूरी तरह से गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए इसका क्या होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन अभी तक अगर आपने पढ़ा हुआ है या मैंने पढ़ाया, तो उसमें क्या वहां पे कहीं पे फंडामेंटल राइट्स में बताया गया था ये? ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट, सॉरी, जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमारा लीगल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आरटीआई जो है हम लीगल राइट के थ्रू लगा सकते हैं किसी के भी ऊपर। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है, हमारे यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर में क्या होता था, हमारा ये इसका आरटीआई का उसके साथ कोई लिंक नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। पहले क्या था, हमारा क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट था, जैसे आरपीसी जिसको कहा जाता था, वो तो यार 2019 से पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया हुआ है। चलिए अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर 6 इन नंबर। ठीक है, ये भी ठीक है। द राइट्स मेंशन इन आर्टिकल 19 आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बिल्कुल ठीक है ये, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये 6 तरह के सॉरी ये 7 तरह के नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 जो है आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल 9 जो है 7 तरह के नहीं होते हैं, तो इसका ओनली 2 ऑप्शन आंसर होगा। देखिए यार, एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको लाइट नहीं लेना। मतलब अगर आपको जैसे पॉलिटी आती है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने आप को तो चेक ही करते हैं ना, कि अब देखते हैं कि क्या इतना जो मैंने कर लिया हुआ है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। तो जब आपके ये एमसीक्यूज हो जाएंगे, फिर आपको एक चीज तो हो जाएगी ना, गारंटी हो जाएगी, यहां से मैं फ्री हूं। मतलब ये सेक्शन जो है, जैसे आज अगर हमने फंडामेंटल राइट्स की हैं, टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है, जब आपको ये लगेगा कि अब मैं यहां से फ्री हूं, मैंने रिवीजन भी बड़ी बारी कर ली है, अब मुझे आगे प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो इतने ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है, फिर ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी भी करनी है। तो ये एमसीक्यू सीरीज को यार लाइट नहीं लेना। ठीक है, चलिए अब आगे 7th क्वेश्चन देखिए क्या है आप। Which of the following subjects comes under the common jurisdiction of Supreme Court and the High Court? चलिए देखते हैं, इन्होंने पूछा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर आती है। पहले तो
अगर ये चीज देखो, ये इसके लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये नहीं आंसर होगा। अगर स्टेट्स का डिस्प्यूट होता है वो खाली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर, इसको कहा जाता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आती है ना, वो आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके थ्रू ये स्टेट्स, कोई दो अगर स्टेट्स होंगी जैसे हरियाणा और पंजाब का कोई पंगा, वो कौन सेटल करेगा, वो करेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह सेंटर और स्टेट का भी डिस्प्यूट खाली सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। अगर जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली की है या हमारे जम्मू कश्मीर, चाहे वो यूनियन टेरिटरी क्यों ना है, अगर उनको लगता है कि सेंटर कोई गलत कर रही है तो वो अपनी हाई कोर्ट में किसी भी तरह की प्लीड नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे उनको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। कहीं पे गलती ये भी हो जाती है कि यहाँ पे डी में हम चले जाते हैं, बट पहला काम क्या है इनका, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो दोनों की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से एक्यूरेट आंसर होगा इसका। फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए जो है इनको सही रखा हुआ है। चलिए अब आगे, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A। ठीक है, इन्होंने पूछा हुआ है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसने हमारे यहां पे आर्टिकल 21A, जिसको कहा जाता है राइट टू एजुकेशन, ये लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल 21A जो है ओरिजिनल पार्ट नहीं था हमारे फंडामेंटल राइट्स का, इसको जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ऑप्शन नंबर ए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है लाया गया था 2002 की। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002, ए न्यू आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। आपको ये तो पता ही है कि क्या कहते हैं इसको, मैंने राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया ही है कि ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी। ठीक है, चलो ये इसका 9th क्वेश्चन का आंसर बताइए अब। Which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all citizens of India in matter relating to public employment? इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 16(1) एंड 16 नंबर 2। ठीक है, ये हमें पूरी तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं, जैसे अब आपने IAS का बनना है, सब इंस्पेक्टर का बनना है, जो मर्जी बनना है, तो वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट एक वहां पे एक्सेप्शन ये है कि कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, हमारे जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स होंगे या जो भी आगे हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किए होंगे, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। बट भर वो भी सकते हैं ना, हम जनरल कैटेगरी वाले भी भर सकते हैं, दूसरी सेक्शन भी भर सकती है, तो वहां पे कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करना। अगर आप भारतीय हो, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो आप पूरी तरह से हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब आगे 10th, चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या यहाँ पे पूछा हुआ है इन्होंने, कि इन्होंने पूछा है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं आर्टिकल के, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे, ठीक है, क्या कहते हैं, इमरजेंसी जब लगती है हमारे देश में तब भी ये सस्पेंड नहीं होते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 20 और 21। पहले आएगा आर्टिकल 21 की कहा जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फिर आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका आंसर होगा आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, पहला आपको पता चल गया प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और दूसरा 21 आर्टिकल क्या हुआ हमारा, कि जिसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए आपको पूरी तरह से जो है गारंटी दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इन्होंने पूछा हुआ है 11th क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट। हायर कोर्ट क्या होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात की जाए, अगर वो क्या करते हैं वहां पे कोई रिट लगाते हैं कि जब वहां पे केस जो है
पेंडिंग है, या तो वो उनको कहते हैं कि आप इस केस के ऊपर काम करो या फिर केस हमारे ऊपर ट्रांसफर कर दो। तो इसका क्या आंसर होगा? सेरिटोरी, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, ये हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। चलिए अब आगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट में नहीं आता है? क्या होगा? राइट टू इक्वालिटी भी है, राइट टू फ्रीडम भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये हमने पहले भी किया था। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? हमारा लीगल राइट है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या कहते हैं? एक्सेप्शन है। ये चीज याद रखना, हमारे जो है आर्टिकल 361 है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें एक जो है एक्सेप्शन दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 361 के तहत जो है एक एक्सेप्शन दी गई है कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ये तो मैंने बोल ही दिया। चलो, इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें जो है एक्सेप्शन किसके केस में आती है? एक आएंगे हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर आएंगे, और फोर्स होते हैं हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स। जो डिप्लोमेट्स आए होते हैं ना फॉरेन से हमारे यहाँ पे, उनके ऊपर भी ये तरह का जो है नहीं लगता है, मतलब इसके ऊपर हमारे ये जो है केस नहीं किया जा सकता है इनके ऊपर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2 एंड 4। फॉरेन सोवेनियर्स नहीं होगा ये, बट इसका ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही होगा। फॉरेन डिप्लोमेट्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स के ऊपर जो है किसी भी तरह का केस नहीं किया जा सकता। चलिए अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कौन कौन सी कोर्ट्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है? पता ही है आपको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, ए और बी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोथ आएंगे। तो बताइए इधर इंडिया 15th क्वेश्चन में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी जो है 5 आर्टिकल्स गारंटी देता है। और कौन कौन से आर्टिकल है? राइट टू इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल में आता है? अगर उसकी बात की जाए हमारे फंडामेंटल राइट्स की, सबसे पहला राइट हमारा राइट टू इक्वालिटी ही होता है। बट अगर उधर से बात की जाए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है 12 से लेकर आते हैं 35 तक। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, 12 से लेकर 35 तक आते हैं, जिसमें 12 में जो है इंट्रोडक्शन दी गई है और 13 में जो है हमारे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई एडिशन जो है ला सकते हैं। तो हमारा 14 से लेकर ऑफिशियली जो है 34 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है चलते हैं, 34 35 तक चलते हैं। ठीक है, तो इसका पहला आएगा राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक 5 तरह के जो है हमारे राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 14 टू लेकर आर्टिकल 18 तक। फिर आएगा हमारा राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलो 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकोरेक्ट? इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकोरेक्ट है इसमें। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। पहले पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं। चलिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय ए 2/3 मेजोरिटी। चलो आगे। अब द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये कुछ हद तक तो ठीक ही है ना, ये बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है आपसे छीने जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, प्रेसिडेंट ही जो है हमारे इमरजेंसी को लगाते हैं। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी as well as during the emergency arising due to the breakdown of the constitutional machinery in a state। देखो, यहां तक ठीक था। ठीक है, यहां तक जो है ठीक था। इमरजेंसी के दौरान आपको पता ही है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो है छीने जाते हैं आर्टिकल 352 के तहत। फिर उसके बाद अगर बात की जाए जो आर्टिकल 356 आता है हमारा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब ब्रेकडाउन होती है तब हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जाते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? मतलब इन्होंने पूछा कौन कौन सा गलत है, ये तो बिल्कुल ठीक था। सेकंड क्वेश्चन तो ठीक था, इसका क्या आंसर होगा फिर? सॉरी, थर्ड वाला जो है ठीक था इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 1, 2 एंड 4। मतलब कि थर्ड जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए बिल्कुल ठीक है।
अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए ये ऑप्शंस गलत थे, ठीक है। चलिए अब आगे, सेवनटीन्थ बताइए। सेवनटीन्थ, या देखो थोड़ा मैं भी अभी ढीला ही हूँ, तो बीच बीच में कभी खांसी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कंधे में दर्द हो रही है, खांसी कर करके कंधा मेरा चला गया हुआ है। चलिए बताइए 17th का क्या है। देखो मैच द फॉलोइंग है, इसमें जैसे आर्टिकल 14 है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आपको एक चीज याद रखना कि आपको फंडामेंटल राइट्स जो है याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको दिखाई देगा। बताइए इसका क्या आंसर आएगा फिर। अगर मैं एक चीज बोलूं ना आपको, 17 आर्टिकल तो पूरी तरह से एक्यूरेट है, ठीक है। 16 भी ठीक है, 15 भी ठीक है और 14 भी ठीक है। ये हमारा कौन सा आएगा, राइट टू इक्वालिटी। और उसके बाद एक चीज, पहले तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1 2 3 4। और इसमें जो है एक आर्टिकल 18 बच गया ना। देखो ऑप्शन 4 ही होते हैं, कभी कभार एक 5th वाला जो है डाल देते हैं वो, बट ऑप्शन मैक्सिमम क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। तो इधर एक आर्टिकल रह गया, आर्टिकल 18 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी में आता है। ये आता है हमारा एबॉलिशन ऑफ, ठीक है, टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जैसे आपने किसी को, पार्लियामेंट को हिदायत दी गई है, आपको भी हिदायत दी गई है, आप अपने नाम के आगे किसी भी तरह का टाइटल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। टाइटल आपने कोई नहीं लगाना है, बट अगर आपने उसको अचीव किया होगा ना, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर तो आपने अचीव किया ना, पढ़ाई की है उसके लिए। आप अगर MBBS हो या PhD हो, तब आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। तो अगर आपने मिलिट्री क्वालिफिकेशन आपकी, जैसे आप ब्रिगेडियर रिटायर हुए हो, जनरल रिटायर हुए हो, या लेफ्टिनेंट, जैसे भी जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, वो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो, वो आपसे हक नहीं छीना जाएगा। बट अगर आप ऐसे ही लगा रहे हो, जैसे सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे लगा देते हैं मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, या लिटिल मास्टर, या गॉड ऑफ क्रिकेट, चलो बाकी 4 नाम छोड़ो, अगर वो अपने नाम के आगे गॉड लगा देते हैं तो वो आप नहीं लगा सकते हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है, बट गारंटी भी देता है अगर आपने उसको अचीव किया हुआ है तो तब आप वहां पे पूरी तरह से उसको लगा सकते हो, ठीक है। जैसे पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, ये आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। बट क्या होता है, आपको पता ही है हमारे इंडिया की वर्किंग इतनी अच्छी है, मतलब एक एप्लीकेशन देते हैं, सालों लग जाते हैं उसको। तो बड़े लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए टाल भी देते हैं, मतलब लोग कहते हैं क्या करेंगे यार, ठीक है। बट आप पूरी तरह से लगा सकते हो जब आपको मेडल मिला हुआ है, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट है, तब आप लगा सकते हो अपने नाम के आगे, आपको गोल्ड मेडल पूरी तरह से सर्टिफाइड हो ना। बड़े लोग अपने जो टीचर्स होते हैं अपने नाम के आगे लगाते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे, which of the following are part of the right against exploitation in the constitution of India। इन्होंने पूछा है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से जो है इनमें से पार्ट आएंगे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड आएगा हमारा। तो उसमें इन्होंने पूछा हुआ है कौन कौन से जो है इसमें पार्ट आएंगे, बताइए। एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इसमें, ये नहीं होगा, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पहले ही किया था हमारा, ये आर्टिकल 17 आता है, इसका मतलब ये इक्वालिटी वाला है, ये भी ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 4, ठीक है। चलिए अब आगे, द रिट ऑफ मैंडेमस इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है वही कमांड, तो इसका क्या आंसर होगा। पहले तो ये आएगा, ये आएगा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी आएगा। मतलब कि अगर कोई कोर्ट है उसे काम नहीं किया तब भी वहां पे कमांड किया जा सकता है कि आप अपना काम करो, ठीक है।
फिर उसके बाद बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक ऑफिशियल या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी आप पूरी तरह से बोल सकते हो कि आप काम जो कर रहे हो नहीं सही कर रहे हो। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, आईएएस हो गए, आईपीएस वगैरह हो गए, उसके ऊपर भी जो है कोर्ट या रिट लगा सकती है। तो इसका क्या आंसर होगा? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 19th का। मैंडेमस का मतलब होता है वही कमांड। हो सकता है कभी कभी वहां पे पूछा भी जाए कि इनका रिट्स का मीनिंग क्या है, तो वो आप कर लेना। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट, ठीक है, इधर प्रोहिबिट इन्होंने पूछा हुआ है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट आर ए हाई कोर्ट इज इश्यूड अगेंस्ट। इसका एक चीज याद रखना, खाली ऑप्शन नंबर ए आएगा। छोटी कोर्ट्स को, इंफीरियर कोर्ट्स को क्या किया जाता है? रोका जाता है पूरी तरह से कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ओनली 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा ओनली 1 कि ये जुडिशियल या कॉजी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही लगाया जा सकता है कि आप ये वाला काम कर रहे हो, हम आपको रोक रहे हैं, या ये केस मेरी नज़रों में आ गया हुआ है, जो आप प्रोसीडिंग कर रहे थे इसको इमीडिएटली क्या कर दो? स्टॉप कर दो। ठीक है, चलिए अब आगे। The right to property in the Constitution of India ceased to be fundamental right, but it continues to exist as a constitutional right. ठीक है, ये तो ठीक ही है। चलिए अब आगे। 44th Amendment deleted Article 19F and 31 from the Part 2 and added a new Article 300A in the Part 12। ठीक है, बताइए अब इसका क्या आंसर होगा? देखो ये तो बिल्कुल ठीक है ना, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा पहले फंडामेंटल राइट होता था, बट क्या हो गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया, या लीगल राइट भी आप इसको कह सकते हो, लीगल राइट। ठीक है, ये लीगल राइट बन गया हमारा। तो उसके बाद एक चीज याद रखना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया ना, तो इसकी वजह से क्या होता है? ये नया आर्टिकल बन जाता है, आर्टिकल 308। ये पहले 19 आर्टिकल और 31 आर्टिकल दोनों में होता था ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। और ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 12 में है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ए इज ट्रू, ठीक है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए एंड आर आर ट्रू पूरी तरह से, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेन भी इसको अच्छी तरह से करा कि अगर इसको डिलीट किया गया तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखा गया। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल है ये चीज नोट कर लेना, आर्टिकल 300 AN है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, और ये कौन से में है? आर्टिकल पार्ट 12 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए अब आगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मार्शियल लॉ? आर्टिकल 34 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 34 जो है हमारा मार्शियल लॉ के साथ डील करता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरह का आर्मी रूल लगाया जाता है। और आर्टिकल 33 क्या है हमारा? आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आर्म या पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है छीन लिए गए हैं। जैसे वो एसोसिएशन नहीं बना सकते, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो सरकार के खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, मतलब राइट टू कॉन्शियसनेस वगैरह हो गया जो है उनका छीना हुआ है। और आर्टिकल 34 जो है हमारा मार्शल लॉ के साथ डील करता है। और एक चीज याद रखना, मार्शल लॉ लिखा नहीं हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मार्शल लॉ ऐसा लिखा नहीं हुआ है, बट नेचर इसका मार्शल लॉ के साथ डील करता है। और ये कहां से हमने लिया हुआ है? इंग्लिश कॉमन लॉ से। ठीक है, इंग्लिश कॉमन लॉ से। ये चीज भी याद रखना, हो सकता है वहां पे पूछा जाए कि मार्शल लॉ कहां से लिया है। एक तो ब्रिटेन से लिया और उधर इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश कॉमन लॉ। चलिए अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? हमारे देश में चलिए 23 क्वेश्चन स्किप हो गया, गलती होगी यार। तो 24 और 25, इसका मतलब आज आपने खाली 24 क्वेश्चंस किए। तो चलिए बताइए 24 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा?
ये सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आएगा। इट कवर्स रिलीजियस बिलीव एज वेल एज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा कि ये रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस पूरी तरह से कवर करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए अब आगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो हमने कल करना है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मिलेगा। इन्होंने पूछा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या फर्क है। ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, ये होते हैं जस्टिफाइएबल, मतलब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए कोर्ट में जा सकते हो इसकी इन्फोर्समेंट के लिए। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं ना, दे आर नॉट जस्टिफाइएबल। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे लिए है, हम सिटीजन्स के लिए, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी है ना, वो होते हैं गवर्नमेंट के लिए। उनको कुछ सेट ऑफ रूल बुक्स दी हुई हैं जिसमें अंडर रह के इन्होंने जो है काम करना। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइएबल वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल और नॉट। ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स जब आपके छीने जाएंगे ना, तब आप कोर्ट में जा सकते हो। बट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जाए, अगर वो छीने जा रहे हैं आपसे, तो आपने कोर्ट में नहीं जाना। ठीक है, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा। तो चलिए गाइस, आज का हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स का भी सेशन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तो ये बता देना यार, क्या रही वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। बट आपको ये चीज़ बोलता हूँ यार, ये जो हमारी सीरीज़ है ना, इनको नहीं स्किप करना। चाहे मेरी गलती है, मैं बीच बीच में ही आता हूँ, तो बट ये स्किप नहीं करना। इससे आपको जो है पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपको ये सेशन आता है, सेक्शन आती है या नहीं आती है। क्योंकि आपको पहले भी बताया, बड़ा कुछ पढ़ना है आपने, इकोनॉमी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है। तो ये अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो इसको आप चेक कर सकते हो ना कि आपको कितना आता है इसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।